नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वीरभूमि हिंसा को लेकर एक्शन में पश्चिम बंगाल सरकार, जिम्मेदार अधिकारी हो रहे सस्पेंड। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में हुई हिंसा के बाद अब ममता सरकार एक्शन में नजर आ रही है। विपक्ष के तमाम आरोपों और हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच सीएम ममता बनर्जी पुलिस को कड़े निर्देश जारी कर रही है, जिसके बाद आरोपियों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में दोस्तों, अब रामपुर हाट में एसडीपीओ अयान अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है। रामपुर हाट में हुई इस बड़ी हिंसा की घटना के बाद यह कार्रवाई हुई। रामपुर हाट के एसडीपीओ को सस्पेंड करने के अलावा उनका राज्य के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। वो यहां फिलहाल ऑफिसर जोन कंपलसरी वेटिंग रहेंगे, यानी कि अब यहां पद खाली होगा तो उनकी नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले भी कुछ अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। दोस्तों, रामपुर हाट में बतौर इंस्पेक्टर इंचार्ज तैनात एक अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले ममता बनर्जी के निर्देश के बाद पुलिस ने एक टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस रामपुर हाट 1 के ब्लॉक अध्यक्ष अनारुल हुसैन को गिरफ्तार किया। इसे लेकर एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इलाके में संभावित अशांति के बारे में स्थानीय लोगों की आशंका पर ध्यान नहीं देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पेपर लीक में 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना। राजस्थान में एंटी चीटिंग बिल पास, नकल गिरोह की संपत्ति जब्त होगी, अभ्यर्थी को भी 3 साल तक की जेल होगी। जी हां दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं सहित कोई भी सार्वजनिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला एंटी चीटिंग बिल आज राजस्थान विधानसभा में पास हो गया। बिल में परीक्षार्थियों के पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नकल कराने में शामिल लोगों पर सजा के साथ 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस बिल में नकल गिरोह के लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर उसे कुर्क करने और सीज करने के प्रावधान भी किए गए हैं। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में अगर कोई परीक्षार्थी नकल करता है या पेपर लीक गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसे भी 3 साल तक की जेल होगी और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती विधेयक 2022 के पास होने के बाद अब नकल और पेपर लीक पर सख्त कानूनी प्रावधान लागू हो गए हैं। दरअसल राज्य में परीक्षार्थियों में नकल रोकने के लिए 1992 का कानून बना हुआ है, लेकिन उसमें इस तरह के सख्त प्रावधान शामिल नहीं थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, विवेक अग्निहोत्री को बोलो द कश्मीर फाइल्स यूट्यूब पर डाले। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार्स ने काम किया। फिल्म को हजारों लाखों लोग देखने जा रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स की खूब कमाई हो रही है, तो वहीं स्टार्स के काम को भी सराहा जा रहा है। दोस्तों, देश के कई राज्यों में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया। हरियाणा से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तक इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से राज्यों से इसे टैक्स फ्री करने की मांग अभी भी जारी है। ऐसे में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठा दिया गया है। विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग क्यों उठ रही है, इसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। केजरीवाल कहते हैं कि टैक्स फ्री क्यों करवा रहे हो, अरे यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगी, टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो। इतना ही नहीं, तुमको शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पर डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे लोग देखेंगे, टैक्स फ्री की क्या जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। योगी 2.0 कैबिनेट में दिखेगा गुजरात मॉडल का अक्ष। मोदी ने 15 साल की फ्यूचर कैबिनेट बनाने का दिया निर्देश। शाह और संतोष ने तैयार की है मंत्रियों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भागदौड़ जारी रही। वैसे योगी 2.0 कैबिनेट में गुजरात मॉडल की झलक दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के मंत्रिमंडल को 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाने के सुझाव दिए हैं।
उन्होंने कहा कि यूपी की फ्यूचर कैबिनेट हो जो अगले 15 साल तक काम कर सके। इस सुझाव को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री और यूपी पर्यवेक्षक अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री BL संतोष के पास है। दोस्तों, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि योगी कैबिनेट इस बार गुजरात की तर्ज पर तैयार हो रही है। ये 15 साल के फ्यूचर प्लान को हासिल करेगी। अमित शाह लखनऊ पहुंचने से पहले यूपी की पूरी कैबिनेट के नाम तय कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ लेने के एक दिन बाद ही गुरुवार को बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे राज्य में लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर अपनी सहमति जताई है। सीएम ने बताया कि अब इस मामले पर बहुत जल्द विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाएगी और राज्य भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुना गया था। सीएम धामी ने बुधवार को अपने पद की शपथ ली थी और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जनता से किया अपना सबसे बड़ा वादा पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से कुल 47 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कश्मीर पर बयानों को लेकर विवाद के बीच भारत पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। जी हां दोस्तों, कश्मीर पर बयानों को लेकर विवाद के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी मंगलवार को पाकिस्तान दौरे पर थे। यहां उन्होंने इस्लामाबाद सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। OIC की बैठक में वांग ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। इसको लेकर बुधवार को भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम उद्घाटन सत्र में भाषण के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी द्वारा भारत का अनावश्यक जिक्र किए जाने को खारिज करते हैं। बागची ने कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर से जुड़े मामले पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। उन्होंने कहा कि चीन सहित अन्य देशों को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि भारत उनके आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने से परहेज करता है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर, रिलीज से पहले RRR ने रचा इतिहास, 60 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग। रिलीज से पहले ही 800 करोड़ रुपए कमाने वाली इंडियन फिल्म बनी। जी हां दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा जूनियर, NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड RRR 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। मेकर्स और स्टार्स इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। 550 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी RRR को देखने के लिए फैंस के क्रेज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक इस फिल्म की 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ट्रेंड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म को 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिल सकती है। प्री रिलीज कमाई में भी RRR ने कई रिकॉर्ड तोड़े। डिस्ट्रीब्यूशन, सैटेलाइट, म्यूजिक जैसे राइट्स बेचकर फिल्म ने रिलीज से पहले ही 800 करोड़ की कमाई कर ली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्रेंड एनालिसिस का मानना है कि RRR बॉक्स ऑफिस से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेगी। वहीं प्री रिलीज राइट्स से फिल्म पहले ही 800 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म का प्री रिलीज थिएट्रिकल बिजनेस सभी भाषाओं से 470 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसके साथ ही फिल्म प्री रिलीज थिएट्रिकल बिजनेस करने के मामले में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन मूवी बन गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म ने बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्योंकि बाहुबली ने 350 करोड़ रुपए का प्री रिलीज थिएट्रिकल बिजनेस किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी पर विदेश मंत्री जयशंकर का जवाब, कहा राष्ट्रहित में लिए सभी फैसले। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसमें दोनों ही देशों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर भी पड़ा है। इस युद्ध को लेकर अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश जहां यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं भारत ने किसी भी देश का समर्थन नहीं किया है। हालांकि इस दौरान भारत ने जहां युद्ध को खत्म करने की अपील की, वहीं यूक्रेन को मदद भी पहुंचाई है। इसी बीच भारत के यूक्रेन पर अस्थिर बने रहने के आरोप लगते रहे। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टिप्पणी की थी।
थी कि भारत यूक्रेन पर अस्थिर है। इस टिप्पणी का संसद में जवाब देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत विदेश नीति के फैसले राष्ट्र हित में करता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में रूस द्वारा यूक्रेन में मानवीय संकट को लेकर प्रस्ताव लाया गया था। इसमें भारत समेत 13 सदस्य देशों ने वोट नहीं दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल के 2 दिन पहले धोनी ने कैप्टनसी छोड़ी। सीएसके को 4 खिताब जिता चुके माही की जगह जडेजा को कमान, 14 साल में पहली बार बदला कप्तान। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान नहीं होंगे। उन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह जडेजा कमान संभालेंगे। सीएसके ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की घोषणा की है। जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं। माही की कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता। चेन्नई टीम ने इस बार जडेजा और धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। धोनी 14 साल से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे। ये पहला मौका है जब सीएसके का कप्तान बदला है। दोस्तों, जडेजा को फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। वहीं धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए मिले थे। पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि जडेजा को कप्तान बनाया जा सकता है। उनके अलावा मोइन अली को 8 करोड़ और ऋतुराज गायकवाड़ को 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में सियासी घमासान, वक्त से पहले चुनाव का ऐलान कर सकती है इमरान खान सरकार। इमरान खान बोले 27 मार्च को लोग मेरे साथ मेगा रैली में शामिल हो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 25 मार्च यानी कि आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। मौजूदा हालात देखते हुए इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के आसार ज्यादा हैं। विपक्षी पार्टियों के अलावा उन्हें अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि संसद के कुल 342 सांसदों में से 187 इमरान के खिलाफ हैं, जो कि अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के आंकड़े से ज्यादा है। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से पहले इमरान सरकार के होम मिनिस्टर शेख रशीद का बड़ा बयान सामने आया। गुरुवार को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रशीद ने पार्टी बदलने वाले बागी नेताओं से कहा कि ऐसा करके उनका कोई भला नहीं होगा। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि देश में वक्त से पहले ही चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज और महंगा हो गया सोना। जानिए सोने और चांदी दोनों के ताजा दाम। जी हां दोस्तों, जाने सोने चांदी के दाम, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है सोने चांदी के ताज़ा दाम। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बावजूद मजबूत डॉलर की वजह से सोने की कीमतों में मामूली उछाल आया। गुरुवार को एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना वायदा 99 रुपए यानी कि 0.19% की तेजी के साथ 51,767 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 70 रुपए यानी कि 0.10% की तेजी के साथ 68,264 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। दोस्तों वैश्विक बाजारों की बात की जाए तो वैश्विक बाजार में सोना 1943.75 डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 25.08 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंस्टाग्राम ने जोड़े 2 नए फीचर्स, प्रोफाइल पर कंट्रोल कर सकेंगे फीड और पोस्ट। जी हां दोस्तों, इंस्टाग्राम ने अपने यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए 2 नए फीचर्स ऐड कर दिए हैं। इसमें फेवरेट्स और फॉलोइंग ऑप्शन को जोड़ा गया है। दोस्तों इनकी मदद से यूजर अपने फीड को देखने के तरीके को कंट्रोल कर सकेंगे। इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। फेवरेट्स और फॉलोइंग को 2 विकल्प यूजर्स के लिए जल्दी से यह देखने के लिए है कि वे किस चीज में सबसे अधिक रुचि रखते हैं। इसके जरिए यूजर्स अपने फ्रेंड और इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट पर फेवरेट और फॉलोइंग के लिए सेलेक्ट कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल पर 15 मिनट पहले क्या क्या किया था सर्च, कोई नहीं कर पाएगा ताक झांक। दोस्तों गूगल ने मोबाइल ऐप के लिए आखिरकार नए फीचर लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं। इसके बारे में कंपनी ने 2021 कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया था। इसमें से एक फीचर एंड्रॉइड यूजर्स को अपनी पिछले 15 मिनट की गूगल सर्च हिस्ट्री को मोबाइल ऐप से डिलीट करने की इजाजत देता है। iOS यूजर्स के लिए यह फीचर जुलाई 2021 में ही जारी किया जा चुका था। हालांकि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इसे अब जाकर लॉन्च किया गया है।
अगर आप भी अपने 15 मिनट पहले के सर्च की गई सभी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फीचर बहुत काम आएगा। साथ ही कोई और भी ये नहीं देख पाएगा कि आपने क्या क्या सर्च किया है। दोस्तों सबसे पहले अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में गूगल ऐप को खोलना होगा आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए। ऐप के ऊपरी हिस्से में दाईं तरफ बने प्रोफाइल पिक्चर आइकन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको डिलीट लास्ट 15 मिनट का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही आपकी पिछले 15 मिनट की गूगल सर्च हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। दोस्तों जिन यूजर्स के एंड्रॉइड फोन में ये फीचर नहीं दिख रहा है उन्हें अपने गूगल ऐप को अपडेट करना होगा। अगर अपडेट करने के बाद भी ये फीचर नहीं दिखे तो इसका मतलब है कि आपको इस फीचर के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल धीरे धीरे सभी यूजर्स को यह अपडेट दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन पर हमले के फैसले से पुतिन के परिवार को झटका, बड़ी बेटी का घर उजड़ा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर हमला बोलने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले से उनकी बड़ी बेटी का घर उजड़ गया है। पुतिन की बड़ी बेटी डॉक्टर मारिया वोरंतसोवा की शादी टूट गई है। मारिया ने डच बिजनेसमैन जोरिट फाइनेंस से शादी की थी, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के चलते दोनों अलग हो गए। पुतिन की बेटी बच्चों में होने वाली दुर्लभ जेनेटिक बीमारी की एक्सपर्ट डॉक्टर है। दोस्तों डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी पत्रकार ने खुलासा किया कि यूक्रेन पर रूसी हमले का असर पुतिन की बड़ी बेटी के विवाहित जिंदगी पर भी पड़ा है और उनकी शादी टूट गई है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि पति पत्नी कब अलग हुए, लेकिन समझा जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के आसपास उनके रास्ते अलग हो गए। उनके बच्चों की डिटेल सार्वजनिक नहीं है। दोस्तों मारिया के पति फसेन के बारे में कहा जाता है कि वह लंबे समय तक रूस में काम कर चुके हैं और उनके पिता डच आर्म्ड फोर्सेज में कर्नल थे। पुतिन के डच दामाद ने एक बार कहा था कि उन्होंने रूसी महिला से शादी की है और उनके बच्चे भी हैं। मारिया अपनी ग्रैंड मदर का सरनेम वोरोंस्कोवा लगाती है। दोस्तों बताया जा रहा है कि मारिया रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय में नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फॉर एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट में प्रमुख रिसर्चर है। पिछले साल उनका एक चैनल पर इंटरव्यू प्रसारित हुआ था जिसमें उन्होंने बच्चों में दुर्लभ बीमारी पर बात की थी, लेकिन पुतिन की बेटी के तौर पर अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी। व्लादिमीर पुतिन की पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी बेहद ही कम है। बताया जाता है कि उनकी 2 बेटियां हैं जिनके नाम मारिया पुतिना और येकातेरिना पुतिना है। बड़ी बेटी को मारिया वोरंतसोवा के नाम से भी जाना जाता है। वह डॉक्टर है, जबकि छोटी बेटी एक्रोबेटिक डांसर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर WHO ने दी चेतावनी, कहा नए वेरिएंट में बड़ा जोखिम। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देशों में दोबारा से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में लोग दोबारा से महामारी को लेकर आशंकित हो गए हैं। इसी बीच दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि जब तक सभी देश वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पूरी नहीं कर लेते तब तक दुनिया बढ़ते कोविड-19 संक्रमण और इसके सामने आ रहे नए वेरिएंट के साथ लड़ती रहेगी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि हम सभी महामारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इसे कितना भी दूर कर लें, यह महामारी खत्म नहीं हुई। जब तक सभी देश वैक्सीन से कवर नहीं हो जाते तब तक हम संक्रमण के बढ़ने और नए वेरिएंट के जोखिम का सामना करना जारी रखेंगे। इससे पहले दोस्तों WHO ने कहा था कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण के कारण पिछले सप्ताह वैश्विक स्तर पर नए कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में 7% की वृद्धि हुई। हालांकि कोविड-19 से होने वाली मौतों में गिरावट आई है। दोस्तों घेब्रेयेसस ने कहा कि कोविड-19 मामलों में वैश्विक वृद्धि जारी है। इसका कारण एशिया में महामारी का बढ़ता प्रकोप और यूरोप में ताजा लहर है। दोस्तों कई देशों में महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक अधिक मौतें हो रही है। मौतों का यह आंकड़ा ओमिक्रॉन के फैलने से बढ़ा है। इसके साथ ही जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लिए मौत का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगे तेल से सिर्फ आम लोगों को ही नहीं सरकारी कंपनियों को भी लगा बड़ा तगड़ा चूना। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आने के बाद भी करीब 4 महीने तक पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने से सरकारी कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। महंगा क्रूड ऑयल न सिर्फ आम लोगों को चपत लगा रहा है बल्कि इससे सरकारी तेल विपणन कंपनियों को भी चूना लगा है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल तेजी से ऊपर जा रहा था, भारत में करीब 4 महीने तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
इससे आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों को संयुक्त तौर पर $2.25 मिलियन यानी कि 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। डीजल पेट्रोल की खुदरा बिक्री करने वाली इन सरकारी कंपनियों को यह नुकसान नवंबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान हुआ। दोस्तों, नवंबर की शुरुआत में क्रूड ऑयल की कीमत $82 प्रति बैरल के आसपास थी। इसके बाद विभिन्न कारणों से क्रूड ऑयल की कीमत $120 के पार निकल गई। पहले रूस और यूक्रेन के तनाव से इसके भाव बढ़े। बाद में जंग रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने कड़े प्रतिबंधों का सहारा लिया। अभी अमेरिका और कई यूरोपीय देश रूस से तेल व गैस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इस वजह से भी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे दोस्तों माना जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए का चूना लगा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्य मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि एकमात्र सूर्य मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं एक लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।